स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ बायोलॉजी आईएटी क्रैश कोर्स सीरीज में जो तुम लोगों के लिए लेके आया है क्लास पे। याद रखो, इस सीरीज में मैं तुम सबको बायोलॉजी करवा रही हूँ स्टार्टिंग टू एंड, 11th एंड 12th दोनों की बायोलॉजी कवर करवा रही हूँ, स्पेशली आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट को माइंड में रखते हुए। इवन दो अगर वही टेस्ट तुम्हारा फोकस नहीं है तो भी तुम ये लेक्चर देख सकते हो। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कवर करने वाले। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी सिंपल चैप्टर है समझने के लिए, बहुत ज्यादा इसमें फैक्चुअल चीजें नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें तुम्हें बस याद रखनी है। कुछ टर्म्स होंगे जो तुम्हें याद रखने चाहिए, वो मैं तुम्हें बताते जाऊंगी। इस चैप्टर को स्ट्रेटेजिकली कैसे कवर करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। अगर तुम एक जे एस्पिरेंट हो जिसका जब भी जे खत्म हुआ है और तुम आईएटी को एक सेकेंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करो या फिर आईसे जाना तुम्हारा ड्रीम है, तो याद रखो बायोलॉजी एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छे रैंक के साथ। क्योंकि काफी सारे बच्चे जो होते हैं उनके पास बायो नहीं होता है एंड उसको वो पूरा स्किप कर देते हैं। बट याद रखो कि इक्वल वेटेज है, चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है एंड विदाउट बायोलॉजी आईआईटी में एक अच्छा रैंक लेके आना मुश्किल ही नहीं, एकदम एक तरीके से समझो तो नामुमकिन है। ठीक है, तो ये चैप्टर करते हैं, बहुत ईजी रहेगा। तुम लोगों को बताते चलूंगी कि क्या एग्जैक्ट पॉइंट्स है जो तुम्हें इस चैप्टर में याद रखना है। ठीक है, पर उससे पहले एक और चीज याद दिला दो, अगर तुमने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तो क्लास पे का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज तुम लोगों को लेना चाहिए। मैं हर वीडियो में रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि याद रखो हम सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर करें, 11th भी कवर करें, 12th भी कवर करें, बायोलॉजी का, इनफैक्ट चारों सब्जेक्ट्स का कवर कर रहे हैं। और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है वन ऑफ अ काइंड है, स्टार्टिंग टू एंड तुम्हारी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए क्लास पे ने बनाया है। क्लास पे के जो आइसर पुणे टॉपर्स है, जो तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट में, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट में टॉप करते हैं, वो बच्चे यूजुअली आइसर में सिलेक्ट होते हैं, आईएससी में सिलेक्ट होते हैं। इन्होंने मिलके ये जो पूरा मॉक टेस्ट सीरीज है वो बनाया है एंड इसको तुम्हारे प्रिपरेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें तुम्हारे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, इसमें तुम्हारे स्ट्रैटेजिक मॉक टेस्ट है, क्यूमुलेटिव मॉक टेस्ट है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो है ही। एक पूरे सीक्वेंस में हम जा रहे थे कि तुम्हारा रिविजन भी होता जाए। ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी एंड तुम लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रिपरेशन है अगर तुम इस तरीके से इसके थ्रू जाओगे तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली होगा ही। इसलिए इस मॉक टेस्ट को जाके लो एंड अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड बनाओ। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। जैसा नाम ही तुम्हें बता रहा है कि ब्रीदिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है, कैसे होती है। अब ऑब्वियसली हमें पता है ब्रीदिंग कैसे होती है, बट हम इसके साइंटिफिक बेसिस को समझेंगे, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है उसको समझेंगे एंड हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तुम्हारे लंग्स में कैसे होता है, तुम्हारे टिश्यूज में कैसे होता है, तुम्हारे सेल्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हर बार की तरह पहले मैं तुम्हें देने वाली हूँ इस चैप्टर का ओवरव्यू, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम ओवरऑल जो चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें क्या कवर करने वाले। सबसे पहले हम देखेंगे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये कैसे होता है। ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे होता है ये हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले याद रखो कि हमने एनिमल किंगडम वाला चैप्टर कवर किया है, उसमें हमने अलग अलग फाइलम्स देखे थे, तो हम देखेंगे कि उन ऑर्गेनिजम्स में, उन अलग अलग फाइलम में एक्चुअली ब्रीदिंग कैसे होती है। ठीक है, तो पहले तो ये समझना है। उसके बाद हमें समझना है कि ह्यूमन में जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डिजाइन कैसा है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉपर्ली देखेंगे, प्रॉपर्ली समझेंगे, अलग अलग इसके पार्ट को एंड उसकी एनाटॉमी को कवर करेंगे, सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा एनाटॉमी होगा कि लंग्स कैसा है, ब्रोंकाई क्या है, एल्वियोलाई क्या है, किस टाइप के ऑर्गन्स है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके बाद देखेंगे कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, और उसी के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसा है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म कैसा है
ठीक है, मतलब कैसे हम लोग गैस को अपने बॉडी के अंदर, जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कैसे हम लोग एक्सपेल करते हैं, ये हम देखेंगे। इसमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों की बात करेंगे, पूरे जो मैकेनिज्म है उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमें समझना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, कि जो गैसेस है टिश्यू लेवल पे या ऑर्गन लेवल पे कैसे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें ऑब्वियसली हमारे दोनों गैसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीजन का एक्सचेंज एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। उसके बाद देखेंगे कि जो ब्रीदिंग है उसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म एक स्पीड के साथ ब्रीथ करता है, राइट? तो तुम एक मिनट में कितने ब्रेथ्स ले रहे हो, कितने कितने इंस्पिरेशन एक्सेल कर रहे हो कितने बार, और इनहेल कितने बार कर रहे हो, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म में अलग होता है, तो हम देखेंगे कि रेगुलेशन कैसे होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है, एक ऑर्गेनिज्म कैसे कंट्रोल करता है अपनी ब्रीदिंग को, क्या क्या मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए। एंड लास्ट में हम देखने वाले हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है, ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स का डिस्कस करेंगे। छोटा सा है, 3 ही पॉइंट्स है जो इसमें देखना है, छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, तो कवर एक बार तुम अच्छे से कवर कर लो, इसको रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस ट्राई कर लो, मॉक टेस्ट जो है तुम्हारा चैप्टर वाइज वो कर लो। उसके बाद तुम्हें बार बार इस चैप्टर को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बार बार आके इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एंड में क्या करने वाले, प्रीवियस से क्वेश्चन करने वाले, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर जो है इसका वेटेज कैसा है आईआईटी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, एक बार अच्छे से तुम लोग बैठे हो लेक्चर को देखने के लिए, एंड तक लेक्चर को देखो, अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो, बहुत कम टाइम बचा है, जो टाइम तुम इसमें स्पेंड करने वाले हो 1.5 घंटे 2 घंटे, वो वर्थ इट होने चाहिए। एट द एंड ऑफ इट तुम्हें समझ में सारा कुछ आना चाहिए, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस तुम ट्राई करो उसको तो वो तुम्हें आना चाहिए, तो उसके लिए एक बार रीड करना होगा तुम्हें, अपने नोट्स बनाओ, मेरे जो नोट्स है वो तुम्हें जो आईसे एप्टीट्यूड टेस्ट का क्लास पे का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे, ये पूरे एनोटेटेड नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे उसमें। उसके बाद मॉक टेस्ट ट्राई करो और देखो कि ये चैप्टर तुम्हारा कितना इजीली सॉलिड हो जाता है, ठीक है। बार बार आके इस चैप्टर को रिविजिट करने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही नहीं, एक बार तुम अच्छे से समझ लोगे। तो इस लेक्चर को एंड तक अच्छे से देखो। क्या बोला था मैंने कि स्टार्टिंग में हम समझेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग, हमारे एनिमल किंगडम में जो अलग अलग फाइलम है, उनमें किस टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, मतलब वो किस तरीके से रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं, वो गैसेस को कैसे एक्वायर करते हैं, और जैसे ऑक्सीजन है उसको कैसे इनटेक करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सेल करते हैं, वो हमें देखना है। सबसे पहले चीज समझो कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो किस पे डिपेंड करेगा। 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा हैबिटेट पे, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, क्या वो एक्वाटिक है फिशेस की तरह, या फिर वो टेरेस्ट्रियल है एनिमल्स की तरह, राइट, मतलब वो लैंड पे रहता है कि वाटर पे रहता है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये एक चीज है। दूसरा डिपेंड करेगा कि उसके बॉडी के अंदर किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तुम्हें याद है लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने सेलुलर लेवल की बात की थी, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने सिंपल होते हैं जैसे कि तुम्हारे पोरिफेरा स्पंजेस जो होते हैं वो इतने सिंपल होते हैं कि उनके अंदर टिश्यूज नहीं होते, उनके अंदर क्या है मल्टीपल सेल्स तो है पर वो सारे सेल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, टिश्यू नहीं बनाते, ठीक है। तो उनमें किस टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो बहुत डिफर करेगा किसी ह्यूमन से, जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब पूरे मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं एक चीज को अचीव करने के लिए। तो सेकेंड चीज क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस किस पे, हैबिटेट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। सेकेंड चीज अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर किस टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सिंपल मतलब तुम्हारे पोरिफेरा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जो तुम्हारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि तुम्हारा पोरिफेरा, इसमें क्या है सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा सीलेंट्रेटा निडेरिया, ठीक है, ये जो दोनों ग्रुप्स है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ठीक है, ये जो 2 ग्रुप्स है इनके अंदर क्या होता है तुम्हारे, होता तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इनके अंदर ऑर्गन्स है, नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का। एंड ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, एक्वाटिक है, कैसे हैं, एक्वाटिक। तो हैबिटेट भी हमने कवर किया और हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कवर किया। हमें क्या समझ में आया कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है
जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये किस तरीके से होगा, बॉडी का पूरा सरफेस इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर तुम लोगों को पोरिफेरा याद है, अगर नहीं भी याद है तो ये क्या है, स्पंजेस है, स्पंज की तरह बिहेव करते हैं। तो स्पंज, तुम्हारे घर में स्पंज होगा, तुमने स्पंज ऑब्वियसली देखा है। तो उसको अगर तुम पानी में डाल दो, वो क्या करता है, पानी को पूरा सोक कर लेता है। तो ये जो तुम्हारे स्पंजेस होते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, ऑस्टिया होता है, अगर तुम्हें अच्छे से याद है तो। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो पानी क्या है, उन पोर्स के थ्रू अंदर जाता है। इनके बॉडी के बीच में सेंटर पे एक क्या होती है, कैविटी होती है, स्पंजोसील, ठीक है। इसके अंदर वाटर एंटर करता है और जो सेल्स इसकी लाइनिंग में लोकेटेड है, जो इसकी लाइनिंग में, जो सेंटर में एक कैविटी है, जो सेंटर में कैविटी है उसके अंदर पानी गया, उसके साइड साइड में जो सेल्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इनके बॉडी में क्या हो रहा है, कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। क्या यूज हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है पानी में, तो वो क्या होगा, टिश्यू के या फिर इस केस में सेल के अंदर चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा है और पानी में कम है, तो वो पानी में आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी क्या कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगी और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एंटायर बॉडी सरफेस जो है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को एक्वायर करने में इन्वॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में इन्वॉल्व है। दो रीजन की वजह से, क्योंकि इनका बॉडी कैसे, ये लोग ज्यादातर कहाँ रहते हैं, एक्वाटिक रीजन में रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, सॉरी। और एक्वाटिक हैबिटेट चाहे वो मरीन हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, पानी तो है। अब पानी है तो पानी के अंदर क्या, डिजॉल्व गैसेस है। तो पानी को ही पूरे तरीके से अपनी बॉडी के अंदर लेके उसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल आता है दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स का, जो कि है तुम्हारे फिशेस। ये भी क्या है तो ये एक्वाटिक ही है। क्या ये एक्वाटिक ही, मतलब ये वाटर में ही सरवाइव करते हैं, वाटर में ही इनका हैबिटेट है, रहते ये पानी में ही है। बट ये क्या है, थोड़े से एडवांस्ड है। इसमें देखो, ये जो है सारे तुम्हारे स्पंजेस आ गए पहले वाले ग्रुप में, तुम्हारे सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा आ गया और प्लेथीहेल्मिन्थिस भी आ गया। क्या आ गया तुम्हारा, प्लेथीहेल्मिन्थिस भी आ गया, ठीक है। प्लेथीहेल्मिन्थिस भी तुम्हारा इसी ग्रुप में आ गया, जो कि तुम्हारे फ्लैट वॉर्म्स है। अगर तुम्हें याद नहीं है और तुमने वो लेक्चर अभी तक देखा नहीं है, जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, वो भी इसी ग्रुप में आ गए। ये बहुत ज्यादा याद मत रखो। अगर देखो दो चैप्टर्स है जो आपस में रिलेटेड है, तो उनसे जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो उसके आने के चांसेस बन जाते हैं। तो तुमने एनिमल किंगडम करा हुआ है, तो एनिमल किंगडम में तुम्हें पता है कि किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर तुम अभी ये सेकंड चैप्टर करो जिसमें सिमिलर एक तरीके से कंसेप्ट इन्वॉल्व है। तो दोनों को ना मिक्स करके तुम्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड जब तुम किसी साइंस फील्ड में जाते हो, तो वहां पे क्या तुम सिर्फ एक ही कंसेप्ट को लेके रिसर्च करोगे, नहीं। किसी भी रिसर्च में क्या होता है, मल्टीपल टाइप के कंसेप्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अलग अलग फील्ड्स में क्या चल रहा है। इस केस में तो बायो ही फील्ड है, बट चैप्टर्स अलग अलग है, उसमें क्या चल रहा है उसको तुम कनेक्ट कर पाओ, डॉट्स को तुम क्या कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ, तो अभी तुम्हारा माइंड जो है एक्चुअली साइंटिफिक मैनर में चलेगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि किस पे डिपेंड करता है किस टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो। एक तो डिपेंड करता है हैबिटेट किस टाइप का, मतलब ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पे है, और दूसरा उस पर किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल लेवल का है, टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। सबसे पहले एक्वाटिक एंड सिंपल जो बॉडी जिसकी होती है, उसके पूरे बॉडी के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी क्या करती है, गैसेस को एक्वायर करती है, रेस्पिरेशन कैरी आउट करती है। बट जब ऑर्गेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ जाता है, जैसे कि तुम्हारे फिशेस हो गए एंड तुम्हारे मॉलस्क हो गए, ठीक है। सो फिशेस एंड मॉलस्क, ये क्या करते हैं, तुम्हारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये रहते तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में है, तो ये इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। गिल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो तुम्हें दिख रहा है स्ट्रक्चर, आई डोंट नो कितना क्लियर है। बेसिकली बहुत सारे जो तुम्हारे टिश्यूज है वो ऐसे फोल्डेड रहते हैं, ठीक है, फोल्डेड रहते हैं। और पानी क्या होता है, एक साइड से आता है और एक साइड से एग्जिट करता है। वाटर क्या होता है, एक साइड से आता है और दूसरी साइड से एग्जिट करता है। तो जब वाटर आता है उसके अंदर क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है। वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है डिजोल्व। ये जो ऑक्सीजन है एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इन गिल्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है
और जब ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। ये हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं इस चैप्टर में, तो समझ में और अच्छे से आएगा जब हम देखेंगे कि एक्चुअली होता कैसे है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के अंदर जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वो गिल्स के टच में रहता है, दोनों क्या रहते हैं, आपस में टच रहते हैं, जो गिल्स है और जो ब्लड है। एंड उससे क्या हो जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो गिल्स आर द टिश्यूज और ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आ जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस जो है बेसिकली रेफर्स टू स्किन, और जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है उसका स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट स्किन होता है, ठीक है। स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट। वैसे ड्राई स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, राइट। जो तुम्हारा गैस है उसको तुम एब्जॉर्ब भी करोगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उनका स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट होता है। जैसे कि तुम्हारे एम्फीबियंस हो गए, कौन से ग्रुप आ जाता है इसमें, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में इस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग्स हो गए तुम्हारे, लिजर्ड्स हो गए, सैलमेंडर, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके स्किन क्या होती है, थोड़ी सी ऐसे मॉइस्ट होती है, मतलब वाटरी होती है। तो ये अपने स्किन के थ्रू ही गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या इनके पास दूसरे ऑर्गन नहीं है, दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जैसे कि लंग्स होते हैं, उसके थ्रू भी होते हैं, पर काफी हद तक मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। फिर आते हैं तुम्हारी कैटेगरी जो कि है हायर ऑर्गेनिज्म की, जिनके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड ऑर्गन है। क्या है, डेडिकेटेड ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक और कैटेगरी है जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं की है, वो है तुम्हारे ऑर्थ्रोपोड्स। ये तो हो गए तुम्हारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मतलब जो कि तुम्हारे लैंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो उनके पास क्या होता है, प्रॉपर लंग्स होते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब एक और ऑर्गेनिज्म है जिसमें थोड़ा अलग टाइप का रेस्पिरेशन होता है, जो कि है तुम्हारे ऑर्थ्रोपोड्स। क्या है तुम्हारे ऑर्थ्रोपोड्स, बेसिकली तुम्हारे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है ट्रैकिया। तो ऐसे पाइप्स होते हैं, पाइप्स के थ्रू बॉडी में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ठीक है। और वो जो होल्स होते हैं वो ट्रैकिया ऐसे पाइप से कनेक्टेड होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। तो बॉडी है, अगर तुम्हारे समझो इंसेक्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ, इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, समझो ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो इंसेक्ट, आर्थ्रोपॉड का क्या होता है, लेग होता है ऐसे जॉइंट वाला लेग, ठीक है। सोचो कि ये क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट के बॉडी में क्या होगा, छोटे छोटे ऐसे होल्स होंगे। इन होल्स के अंदर क्या होता है, अगर तुम देखो तो ये होल्स ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रैकिया। तो हवा जो है, जो तुम्हारा एयर है सराउंडिंग का, वो इसके अंदर एंटर करता है, और इस पाइप के चारों तरफ क्या है, ब्लड की सप्लाई है, ठीक है। जब ब्लड की सप्लाई है तो वो क्या करता है, तुम्हारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो इनके अंदर एक अलग सिस्टम आ गया। एक और चीज फिर से बता दो, ये जो मॉइस्ट स्किन वाला है ना, एम्फीबियंस में तो होता ही है, पर अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। किसमें होता है, अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिजम्स में भी, सॉरी ये ऐसा नहीं, एंड काफी सारे वर्म्स जिनकी बॉडी क्या होती है, मॉइस्ट होती है, उसमें भी क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होगा, मतलब स्किन के थ्रू वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे, ठीक है। ये हो गया अलग अलग टाइप के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। बेसिस याद रखो, किस पे डिपेंड करता है, वो कहाँ पे वो रहते हैं, और उनके बॉडी के अंदर किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, कितने एडवांस है वो, क्या उनके अंदर बस सेल है या फिर टिश्यू है या फिर ऑर्गन है या फिर पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। सिंपल है, लॉजिकल चीज है जो तुम समझ सकते हो। अभी हमें क्या देखना है, ह्यूमंस को देखना है कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस टाइप का है। तुम्हारे एनसीईआरटी से मैंने ये फिगर लिया है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो फिगर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें जो चीजें मेंशन्ड है वो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनाटॉमी क्या है, मतलब जो किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स है तुम्हारी ह्यूमन बॉडी में जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर हम देखेंगे कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है, मतलब क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है। पहले देखेंगे एनाटॉमी को। देखो, जब भी हम ब्रीद लेते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, सबसे पहले हवा जो है, जो एयर है, वो कहाँ एंटर करती है, तुम्हारे नॉस्ट्रल्स के अंदर। यहाँ पे वो सेक्शन ड्रॉ नहीं है तो मैं ट्राई करूंगी थोड़ा सा ड्रॉ करने का, तो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले जो तुम्हारा नेक है वो किससे कनेक्टेड होगा, तुम्हारे हेड से कनेक्टेड होगा। हेड में तुम्हारा क्या होगा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अजीब हो गया, ट्राई करती हूँ मैं, ठीक है। कोई तो बोल रहा था कि मैम पेन से लिखा करो, पेंसिल से लिखा करो, पीपीटी मत यूज किया करो। बायो में क्या होता है, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, है ना। अब सब मैं ड्रॉ तो कर नहीं सकती, मतलब
करूँगी भी तो भी तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं। तो पीपीटी जो है बायो में यूज़फुल होती है, 2 चीज़ों को हेल्प करती है। सबसे पहले तुम्हें नहीं चाहिए कि 4-5 घंटे का ये लेक्चर हो, जहाँ पे मैम खड़े होके बस ड्रॉ कर रही है, लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है। उसमें टाइम जाता है ना? तो पीपीटीज़ में क्या होता है, फिगर है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको तुम पॉइंट आउट कर सकते हो ईज़िली। इससे क्या होता है, तुम्हारा भी टाइम बचता है और मैं इफेक्टिवली तुम्हें समझा भी सकती हूँ, क्योंकि फिगर्स तो जो पेस्टेड है वही अच्छे से तुम्हें समझ में आएँगे, ठीक है? चलो, एनाटॉमी हमें समझना है कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, बॉडी के अंदर क्या है, सबसे पहले तो तुम्हारा जो एयर है वो कहाँ पे एंटर करेगा, नोज में एंटर करेगा, ठीक है? तो इमेजिन करो ये किसी का हेड है, ठीक है? देखो अब मेरा ड्राइंग भी कैसा है, तो तुम लोगों को तुम सोच लो कि मैं फिगर्स लेके आऊँ या फिर खुद ही ड्रॉ करूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले एयर कहाँ एंटर करेगा, तुम्हारे नोज के अंदर। इसको बोलेंगे तुम, क्या बोलेंगे हम, नॉस्ट्रल्स, ठीक है? नॉस्ट्रल के बाद जाएगा कहाँ पे, ये पूरा चेम्बर है जिसको हम बोलते हैं नेजल चेम्बर। क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर के अंदर जाता है। फिर यहाँ से जो तुम्हारा एयर है वो कहाँ पे एंटर करता है, तुम्हारे थ्रोट वाले रीजन में एंटर करता है। थ्रोट मतलब तुम्हारे गले में जाता है। तो नाक से हवा गई, तुम्हारा पूरा ये जो नोज के अंदर वाला रीजन है उसको बोलते हैं नेजल चेम्बर। वहां से फिर तुम्हारा जो एयर है वो कहाँ जाएगा, तुम्हारे थ्रोट में जाएगा। और थ्रोट में सबसे पहले आएगा एक रीजन जिसको यहाँ पे लेबल नहीं किया गया, जिसको बोलते हैं हम फेरिंग्स, ठीक है? फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स बेसिकली तुम्हारे थ्रोट में, तुम्हारे गले में लोकेटेड है। ये कॉमन ओपनिंग है। क्या है ये, कॉमन ओपनिंग। कॉमन ओपनिंग मतलब यही से तुम्हारा हवा जो है तुम्हारे लंग्स में जाएगा और तुम्हारा जो खाना है, जो फूड है, वो कहाँ जाएगा, तुम्हारे फूड पाइप में जाएगा, ठीक है? तो ये कॉमन ओपनिंग है जिससे दोनों जगह पे तुम्हारे चीजें जा सकती है, ठीक है? तो इसका एक एंडिंग कहाँ पे ओपन होगा, तुम्हारे फूड पाइप में, तुम्हारे स्टमक में भी होगा। तो हवा, अगर हम तो रेस्पिरेशन की बात करें तो हम एयर की बात करेंगे। एयर फेरिंग्स के थ्रू जाएगा, किसमें, लैरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ चला जाएगा, ये लैरिंग्स में। बट याद रखो एक चीज, लैरिंग्स जो है वो एक तुम्हारा कार्टिलेजिनस बॉक्स है। क्या है ये, एक बॉक्स है जिसको हम, जो कार्टिलेज से बना हुआ है, और इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, क्योंकि यही से क्या होता है, तुम्हारा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? लैरिंग से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड क्योंकि इसमें ऐसे कुछ फ्लैप्स होते हैं, जो तुम्हारे मेम्ब्रेन्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, हम बाद में देखेंगे इस चीज को। इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि ये बनाता है एंट्री वे, लैरिंग्स क्या बनाता है, इट्स द एंट्री पॉइंट। मतलब यही से फिर तुम्हारी हवा जो है वो कहाँ पे जाएगी, एंट्री पॉइंट टू लंग्स, ठीक है? लंग्स के अंदर हवा एंटर करने वाली है। अब क्योंकि लंग्स के अंदर हवा एंटर करने वाली है, इसीलिए हम चाहेंगे कि सिर्फ हवा ही एंटर करे, कुछ और ना एंटर करे। क्योंकि याद करो, फेरिंग्स क्या है, कॉमन ओपनिंग है, उसके अंदर फूड भी जाएगा, उसके अंदर एयर भी जाएगा। अब एयर को सिर्फ फेरिंग्स में जाना है, फूड को नहीं जाना चाहिए। कहाँ पे, सॉरी, एयर को सिर्फ लैरिंग्स में जाना है, फूड को लैरिंग्स में नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उसको कवर करता है कौन, एपिग्लॉटिस। इट्स अ फ्लैप, कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप है जो किसको कवर करता है, कवर्स द लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर एक कवर फॉर्म करता है, ठीक है? ताकि जब भी तुम सोलो करते हो, जब तुम खाना खा रहे हो, खाने को तुम निगलते हो, तो तुम्हारा जो फूड है वो लैरिंग्स के अंदर ताकि ना घुस जाए, इसीलिए उसके ऊपर एपिग्लॉटिस ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे ढक्कन की तरह है वो, ठीक है? बंद हो जाता है। जैसे ही लैरिंग्स के अंदर तुम्हारी हवा एंटर करी, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारी जो एयर है वो कहाँ पे जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। तुम लोगों ने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, विंड पाइप। अब यहाँ से फिर जो एयर है वो कहाँ पे जाती है, ब्रोंकाई में जाती है, ठीक है? यहाँ पे ब्रोंकाई, हाँ, ब्रोंकस मेंशन है। ब्रोंकस क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, ब्रोंकाई। एंड ब्रोंकाई ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, इसलिए मैं ब्रोंकाई लिख रही हूँ, ठीक है? ब्रोंकाई मतलब प्लूरल। ये इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, बस बता रही हूँ मैं, ठीक है? तो ट्रैकिया में गया, फिर से करते हैं। नॉस्ट्रिल से अंदर गया, फिर नेजल चेम्बर में गया, उसके बाद कहाँ पे गया, तुम्हारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, कॉमन ओपनिंग है। उसके बाद तुम्हारा एपिग्लॉटिस ओपन होगा, उसके बाद हवा कहाँ पे जाएगी, तुम्हारे लैरिंग्स में। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से फिर जो एयर है वो क्या हो जाएगी, दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाएगी। दो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है, एक होता है जो तुम्हारे लेफ्ट लंग में जाता है, एक होता है जो तुम्हारे राइट में जाता है। एक लेफ्ट में चला गया, एक राइट में चला गया, ठीक है? तो डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारा ब्रोंकाई फॉर्म करेगा। इन पूरे जगह पे क्या है, कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती है। किसकी रिंग बनी होती है, कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती है, जो हाफ रिंग्स होती है। कैसी रिंग्स होती है,
हाफ रिंग्स होती है, इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, सी शेप की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरा बंद है, ऐसे ऐसे रिंग नहीं है, वो आधी रिंग है और ऐसे जुड़ी हुई है तुम्हारे ट्रैकिया के ऊपर। क्यों है ये? क्योंकि ट्रैकिया क्या एक पाइप है जिसके अंदर हवा है। तो तुमने जब इनहेल किया तब तो वो फूल जाएगा, बलून को इमेजिन करो, जब तुम इनहेल कर रहे हो वो तो फूल गया, पर जब तुम एक्सहेल कर रहे हो तो क्या होगा, वो ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। और तुम्हें नहीं चाहिए वो कोलैप्स हो कभी भी, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग एंड ऑल में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। कुछ एयर तो तुम्हें चाहिए कि बॉडी के अंदर रहे। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज के रिंग्स बना के रख देते हैं, ताकि वो ऐसे पिचके ना जब हवा तुम एक्सहेल करोगे, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई क्या है, तुम्हारे बॉडी के अंदर गई, सॉरी लंग्स के अंदर गई और वहां पे जाके ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो गई। किस में डिवाइड हो गई? ब्रोंक्यूल में। तो सबसे पहले देखो, ट्रैकिया था एक पाइप, ट्रैकिया से तुम्हें क्या मिला? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई दो होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या है? छोटे ब्रांचेस है। तो ट्री के जैसे ब्रांचेस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वैसे तुम्हारे ब्रोंकाई भी डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंक्यूल्स में। किसके अंदर है? लंग्स के अंदर है, ठीक है। लंग्स के अंदर फिर ब्रोंक्यूल्स के और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स और छोटे छोटे सेक्शंस बनेंगे। और एंड में ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के एंड में तुम्हें क्या मिल जाएगा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बलून के जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अगर मैं पूरा देखूं, तुम्हारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखो, तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। एक हो गया तुम्हारे नोज से लेके तुम्हारे ब्रोंकाई तक का पार्ट। ये जो पार्ट है ये कंडक्टिंग पार्ट है। कैसा पार्ट है? कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट है मतलब वो एयर को कंडक्ट करके लेके जाता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं उसको बोल सकती हूँ कि एनाटॉमी को अगर मैं देखूं, तुम्हारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी को अगर मैं देखूं, तो इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकती हूँ। एक पार्ट हो जाएगा तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट और एक हो जाएगा तुम्हारा एक्सचेंज रिलेटेड पार्ट, जहां पे गैस का एक्सचेंज होगा। दो पार्ट हो गए। एक पार्ट है कंडक्ट करता है, कंडक्ट करता है मतलब एयर को अंदर तक लेके जाता है कंडक्ट करके। और दूसरा पार्ट है जहां पे एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहां पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है। तो एल्वियोलाई और लंग्स की जो लेयर है, जो तुम्हारे कैपिलरीज है, लंग्स का लेयर नहीं, कैपिलरीज है, उसके बीच में एक्सचेंज होगा। कंडक्टिंग पार्ट का दो काम है। इसका पहला काम है कि ऑब्वियसली एयर को कंडक्ट करना, वो तो एक प्राइमरी काम है। उसके साथ साथ वो क्या करता है? वो फिल्टर भी करता है। किसको फिल्टर करता है? फिल्टर्स द एयर। और टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। मतलब अगर तुम सोचो, एक तुम बहुत ठंडी जगह पे हो, तो तुम जब एयर को ब्रीद इन करोगे, तो एयर क्या होगा? बहुत ठंडा होगा। अब तुम्हें चाहिए कि तुम वो ठंडी एयर को ब्रीद इन कर लो और तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर गिर जाए, तुम वो नहीं चाहते, राइट। तो फिर क्या होगा? ये जो तुम्हारा नेजल चेम्बर है, जो तुम्हारा पूरा ट्रैकिया है, फेरिंग्स है, इस एरिया में क्या होगा कि तुम्हारे जो एयर का जो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज करेंगे। पर दूसरे एंड में इमेजिन करो कि तुम एक बहुत गर्म जगह पे हो, तो वहां पे क्या होगा कि हवा जो है वो बहुत गर्म होने वाली है। तुम चाहते हो कि वो गरम गरम हवा तुम्हारे बॉडी के अंदर जाए और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे? नहीं, बॉडी के अंदर हमें चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर हम मेंटेन कर पाए। इसीलिए वो जो एयर है उसको हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। कहाँ करेंगे? कंडक्टिंग पार्ट में करेंगे। ये तो हो गया कंडक्टिंग पार्ट का काम। एक्सचेंज वाला जो पार्ट है वो क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज को कैरी आउट करता है। गैसियस एक्सचेंज को कैरी आउट करता है मतलब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना। ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर जाएगा इन द सेंस कि एक्सेल होगा। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए यहाँ तक। कहाँ तक? तुम्हारे लंग्स तक। लंग्स कितने हैं तुम्हारे बॉडी में? दो लंग्स है, एक लेफ्ट है एक राइट है। दोनों का साइज सेम नहीं होता है। जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे तुम्हारा हार्ट लोकेटेड है, तो वो वाला लंग्स क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि तुम्हारा हार्ट भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। अभी जो तुम्हारे लंग्स है वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स है, राइट। तो उनको तुम ऐसे एक्सपोज करके तो रख नहीं सकते। तो बॉडी ने क्या किया? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा एक चेम्बर बनाया है, ठीक है। थोरैसिक चेम्बर बोलते हैं इस पूरे चेम्बर को। हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक चेम्बर बोलते हैं इस पूरे चेम्बर को। हम बोलेंगे थोरैसिक थोरैसिक चेम्बर। थोरैसिक चेम्बर जो है वो किससे बना हुआ है? तो बेसिकली तुम्हारे बॉडी के पीछे की तरफ तुम्हारा स्पाइन है, आगे की तरफ एक बोन है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। इसके अगर मैं आगे पीछे, फ्रंट एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल को देखूं, डॉर्सल में क्या है? डॉर्सल मतलब बैक, बैक में क्या है? तुम्हारा स्पाइन है, ठीक है। और वेंट्रल, वेंट्रल मतलब फ्रंट में क्या है? तुम्हारा स्टर्नम है।
स्टर्नम है, ठीक है। और फिर तुम्हारे रिब्स है जो ज्वाइन करते हैं दोनों को, सारे रिब्स यहाँ पे तुम्हारे बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ देखूं, पोस्टीरियर एंड में देखूं, तो तुम्हारा क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम क्या है, इट्स अ मसल, इट्स अ बिग मसल जो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। तो इसका भी फंक्शन हम बाद में देखेंगे। अब ये तो हो गया ओवरऑल जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। बट लंग्स का क्या होता है, कवरिंग भी होती है, कवरिंग होती है। वो क्या करते हैं, दो कवरिंग होती है, दो लेयर्स होते हैं। जो पेल्यूरल मेम्ब्रेन है, कितने हैं, डबल है, दो है। एक क्या है, तुम्हारे बाहर के साइड के साथ कंटिन्यूस है, एक तुम्हारे लंग्स के साइड कंटिन्यूस है। तो एक जो तुम्हारा बाहर वाला चेम्बर है उसके साथ है, और दूसरा क्या है, तुम्हारे लंग्स के साथ चिपका हुआ है। इन दोनों के बीच में होता है तुम्हारा पेल्यूरल फ्लूइड। पेल्यूरल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है बेसिकली क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करता रहेगा। देखो ये सारी चीजें तुम्हारे एनसीईआरटी में है। इस लेक्चर के बाद में एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, तो सारी चीजें ऐसे क्लिक होती जाएंगी, तुम्हें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर। एक और बार ऊपर से नीचे तक कवर करते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रल, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग, एपिग्लॉटिस कवर, लैरिंग्स तुम्हारा वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया तुम्हारा वेंट पाइप है जिसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे जो डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, ठीक है। दो ब्रोंकाई होंगे तुम्हारे पास, एक दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं उसको हम। बेसिकली लेफ्ट लंग में जाता है, एक राइट लंग में जाता है। फिर उसके बाद वो आगे कैसे डिवाइड होगा, तुम्हारा ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, जो तुम्हारे छोटे ब्रांचेस हैं। और फिर वो आगे जाके एंड में किसमें हो जाएंगे, एल्वियोलाई में खत्म हो जाएंगे। तो एल्वियोलाई का सैक है जिसके अंदर एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। जो तुम्हारे लंग है दो होते हैं बॉडी में, राइट एंड लेफ्ट, एंड उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, पेल्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको। और दो होती है, दो लेयर्स होते हैं, दोनों के बीच में फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेल्यूरल फ्लूइड, ठीक है। जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। ये तुम्हारा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो लंग्स है तुम्हारे कहाँ पे लोकेटेड है, थोरैसिक चेंबर में लोकेटेड है, जिसके पीछे की तरफ अगर हम देखें तो स्पाइन है, आगे की तरफ हम देखें तो स्टर्नम एक बोन है, एंड साइड में क्या है, तुम्हारे रिब्स है जो प्रॉपर्ली इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नीचे अगर हम देखें तो क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम एक मसल है जो तुम्हें ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे। ये तो समझ में आ गया तुम्हें ओवरऑल प्रोसेस। याद रखो कि तुम्हारा जो अगर पूरा बॉडी, तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको मैं डिवाइड करूँ तो दो पार्ट में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है तुम्हारा कंडक्टिंग पार्ट और एक है एक्सचेंज वाला पार्ट। एक है कंडक्टिंग पार्ट और एक क्या है तुम्हारा एक्सचेंज वाला पार्ट। एक कंडक्टिंग पार्ट का काम है कि एयर को फिल्टर करना एंड टेम्परेचर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। और एक्सचेंज वाला पार्ट है जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये हो गई तुम्हारी बॉडी की, तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी एनाटॉमी और अलग अलग पार्ट्स का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। अब जो तुम्हारे एल्वियोलाई होंगे ना, उनमें बहुत सारी ब्लड सप्लाई होगी, ये भी याद रखो। और तुम्हारी ये पेल्यूरल फ्लूइड वाली बात यहाँ पे मैंने कर दी है, ठीक है। तो ये पूरा कवर हो गया। ना हम क्या देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस में क्या है, क्या क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, एयर जो है तुम ब्रीद इन करोगे। जो तुम एयर ब्रीद इन करोगे इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन, ठीक है, इनहेलेशन, जो तुम्हें पता होगा। ये जो एयर है, ये जो होती है वो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, उसमें काफी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है कंपेयर टू तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ब्लड तुम्हारे लंग्स में आ रहा है उसको कंपेयर करें तो, ठीक है। सो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, जिससे हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, उससे हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तुम्हारे एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या है, कैपिलरीज है जिसमें ब्लड है। तो वो क्या करेगा, तुम्हारे एल्वियोलाई में जो एयर आया है उससे ऑक्सीजन को खींच लेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो गई। कहाँ पे हो रही है, एल्वियोलाई में हो रही है। सेकंड स्टेप है, एयर अंदर आया, उसके बाद एल्वियोलाई ने उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लिया डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। उसके बाद तुम्हारा जो ब्लड है वो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन उसने एब्जॉर्ब किया है उसको क्या करेगा, टिश्यूज तक लेके जाएगा। जब वो टिश्यूज तक जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को मिल जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड से डिफ्यूज आउट होता है कैपिलरीज के थ्रू और टिश्यू फ्लूइड में एंटर करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू फ्लूइड में है वो क्या होता है, तुम्हारे ब्लड के अंदर आ जाता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। उसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो तुम्हारा सेल यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। अब इतना सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन। अब हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या बनानी है, एनर्जी, राइट। तो ऑक्सीजन जो है तुम्हारे सेल्स क्या करेंगे, उसको
लेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे एंड उसके बाद करेंगे क्या, रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। कौन सा रिएक्शन है ये, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को तुम यूज करके, कहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस, 2 स्टेप में होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हम बाद में ये भी स्टेप देखने वाले हैं। उससे तुम्हें मिलता क्या है, एटीपी मिलेगा, बेसिकली एनर्जी मिलेगा जो हम एटीपी में कन्वर्ट करेंगे, तुम्हें वाटर मिलेगा एंड तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है, बस रिएक्शन में बता रही हूँ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसको हमें क्या करना है, एक्सेल करना है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एक वेस्ट है, इट कैन बी टॉक्सिक फॉर योर बॉडी, तो इसको हमें रिलीज आउट करना है। ये हो गया तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी। अभी हमें जो प्रोसेस है, 2 प्रोसेस को समझना है। एक्चुअली ब्रीदिंग कैसे होता है, मतलब हमने क्या देखा, 2 पार्ट है। एक है कंडक्टिंग पार्ट, जिसका काम है एयर को अंदर लेके जाना, मेन काम वो है। और दूसरे काम क्या है, फिल्टर करना उसको, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना। पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली वो कैसे करता है, मतलब तुम्हारा जो बॉडी है वो एयर को अंदर कैसे खींचता है और फिर बाहर कैसे एक्सेल करता है, ये हमें देखना है। जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। ऑल्दो ये साइक्लिक है नेचर में, पहले हम इंस्पिरेशन को समझेंगे, फिर हम एक्सपिरेशन को समझेंगे। इंस्पिरेशन में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, इनटेक ऑफ एयर, एयर को इनटेक कर रहे हैं। एक्सपिरेशन में क्या है, टेकिंग आउट द एयर, टेकिंग आउट द, तो 2 स्टेप्स हो गए तुम्हारे। ठीक है, अब होगा क्या, देखो पूरा जो प्रोसेस है ये बहुत ही प्रेशर के अलोंग होता है। ठीक है, जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, उसमें क्या एक मेन चीज है, तुम्हारा एयर का प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है, तुम्हें चाहिए कि एयर अंदर आए। एयर हमेशा कहाँ जाती है, एयर किस डायरेक्शन में जाती है, इट मूव्स टुवर्ड्स लो प्रेशर। कहाँ जाती है एयर, हमेशा लो प्रेशर की टुवर्ड्स जाती है। तो जो 2 जगह है तुम्हारे सेल के, सॉरी तुम्हारे लंग्स के अंदर कुछ एयर है और तुम्हारे एटमॉस्फेयर में कुछ एयर है। दोनों के बीच का जो प्रेशर है उसी के थ्रू तुम्हारे बॉडी के अंदर या बाहर एयर जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम चाहते हो कि एयर अंदर जाए, इफ यू वांट टू टेक इन द एयर, इफ यू वांट टू इनहेल, तो क्या करना है, तुम्हें सेल के तुम्हारे लंग्स के अंदर लो प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है, सो एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, तुम्हारे लंग्स के अंदर, तुम्हारे लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, एयर प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। तभी क्या होगा, बाहर से एयर अंदर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एयर फ्रॉम आउटसाइड विल कम इन, क्योंकि अंदर प्रेशर क्या है, कम है। तो क्वेश्चन है कि हम ये क्रिएट कैसे करें, हाउ टू डू दिस, दैट इज द क्वेश्चन। इस चीज को हम करें कैसे, इसको करते कैसे, ये अभी हम देख रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, एयर का प्रेशर कम कब होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हमारा मेन फंक्शन क्या है, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। जो तुम्हारा थोरैसिक कैविटी है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, जिस तो हमारे बुक में बोला हुआ है, उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। अब इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, हाउ हाउ टू डू दिस। तो 2 चीजें होने वाली है। सबसे पहले जो तुम्हारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक मसल है, रिलैक्स जब रहता है वो ऊपर रहता है। तो इसके 2 स्टेप्स है। सबसे पहले क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कैसे, कहाँ जाता है, इट विल मूव डाउन, इट विल मूव डाउन। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, तुम्हारे जो रिब्स है उसके बीच में होता है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो तुम्हारे रिब्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, रिब्स मूव आउटवर्ड्स। जब ये दोनों चीजें होगी, तुम्हारे लंग्स क्या हो गए, नीचे चला गया सबसे पहले। ठीक है, सॉरी, तुम्हारा डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ चला गया कॉन्ट्रैक्ट करके, और जो तुम्हारे रिब्स है वो बाहर की तरफ गया। बाहर की तरफ गया मतलब ऊपर की तरफ रेज हुआ। तो तुम्हारे अंदर के जो चेस्ट की कैविटी का जो वॉल्यूम है, थोरैक्स का जो वॉल्यूम है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एयर क्या हो गई, अंदर आ गई। तुमने क्या कर लिया, इंस्पिरेशन, इनहेलेशन कर लिया। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा जब हम एक्सपिरेशन करेंगे। एक्सपिरेशन में क्या चाहिए हमें, जो एयर है वो बाहर जाए। जब एयर बाहर जाएगी तो हम ये करेंगे कैसे अचीव, बाय रिड्यूसिंग, बाय रिड्यूसिंग
द एयर प्रेशर, कहाँ पे एयर, सॉरी बाय, ठीक है सॉरी इसको हम करते हैं थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, बाय इंक्रीजिंग द एयर प्रेशर, अंदर एयर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बाहर कम होगा और फिर एयर बाहर जाएगी, बाय इंक्रीजिंग द एयर प्रेशर इनसाइड द थोरैक्स। ठीक है, तो तुम्हारी जो चेस्ट कैविटी है उसमें तुम क्या चाहते हो, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा हो ताकि वो बाहर पुश आउट हो जाए, इनफैक्ट वो बाहर खिंच के चली जाए। ये कैसे करेंगे, इसको कैसे हम अचीव करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम, या फिर थोरैक्स का वॉल्यूम क्या करेंगे हम, डिक्रीज करेंगे। अब वॉल्यूम डिक्रीज कैसे होगा, जब इसको हम स्क्वीज इन करेंगे, अंदर की तरफ मूव करेंगे, तो होने क्या वाला है, इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगा, जो तुम्हारा डायफ्राम है वो रिलैक्स होगा, डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब ये रिलैक्स होता है तो ये क्या करता है, मूव्स अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ ये मूव करता है। ठीक है, सेकंड चीज क्या होगा, तो नीचे से वॉल्यूम कम हो गया। सेकंड चीज क्या होगी, जो तुम्हारे इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी रिलैक्स होंगे। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे, जो रिब्स है दे मूव टू ओरिजिनल पोजीशन, या फिर तुम बोल सकते हो पहले बाहर गए थे अभी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए हैं। तो ओवरऑल जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो एयर मूव्स आउट। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे क्या स्टेप्स, किसके स्टेप्स, एक्सपिरेशन के। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है तुम्हें समझेगा, बहुत सिस्टमैटिक लॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, एयर प्रेशर को हम रेगुलेट कर रहे हैं। अब ये तो हो गया कि ब्रीदिंग कैसे होता है। ठीक है, दूसरा है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो तुम्हारे लंग्स के अंदर जो एयर है, अलग अलग कैपेसिटीज है जो हमें पता होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे कि ये कैपेसिटीज हमें, ये है थोड़ा सा याद रखने वाली चीज। ठीक है, तो याद रखने का ट्राई करो, थोड़ा लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी ताकि तुम्हें समझ में आए, वर्ड से तुम थोड़ा बहुत इसको याद रख पाओ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अलग अलग वॉल्यूम्स, लंग्स की कैपेसिटी अलग अलग देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि ये हम स्टडी करते क्यों है। ये स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई तुम्हारे किसी भी पर्सन के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो इनमें से कोई वॉल्यूम जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। इनफैक्ट सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से कम होगी। एंड इससे क्या होता है, डॉक्टर्स को पता चलता है कि एबनॉर्मलिटी क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने का ये क्या है, एक तरीका है। ठीक है, तो इसलिए हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत लॉजिकल तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले आगे टाइडल वॉल्यूम, टीवी इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, टीवी क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन कितना एयर इनहेल करता है नॉर्मली या फिर एक्सहेल करता है नॉर्मली। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना एयर का वॉल्यूम तुम इनहेल कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो। ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर तुम एक ट्रेन्ड एथलीट हो, स्विमर हो, तो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, राइट। बट नॉर्मली अबाउट 500 ml होता है। ठीक है, 500 ml एक रेस्पिरेशन से। और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 12 to 16 टाइम्स हम क्या करते हैं, पर मिनट ब्रीथ करते हैं। ये क्या है तुम्हारा ब्रीदिंग रेट। तो हर मिनट तुम इतनी बार ब्रीथ करते हो, इतनी बार अगर तुम ब्रीथ करोगे 500 ml, सो ओवरऑल एक मिनट में तुमने कितना एयर इनहेल या एक्सहेल किया, 6000 to 8000 ml। ठीक है, 6000 to 8000 ml मतलब 6 to 8 लीटर। ठीक है, अगर तुम इतने बार ब्रीथ करते हो तो मल्टीप्लाई करके सिंपली तुम्हें मिल जाएगा। नाउ बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, 12 इंटू 500, सो बेसिकली 6000। अगर किसी का 500 ml एक इनहेलेशन में आता है तो अगर वो 12 टाइम इनहेल करता है तो 6000 ml इनहेल करेगा, उतना ही एक्सहेल भी करेगा। ये नॉर्मल वॉल्यूम है। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो वर्ड क्या है, रिजर्व। रिजर्व मतलब कुछ एक्स्ट्रा करे। ठीक है, रिजर्व करके रखे, कोई एक्स्ट्रा चीज हो। ये हमेशा क्या होगा, फोर्सिबली होगा, ये फोर्स करने से ही हो पाएगा एक्स्ट्रा जो है। ठीक है, ये एक तरीका है समझने का। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब अगर तुम एक बार सांस ली तुमने, नॉर्मली कितना ml एयर आ गया बॉडी के अंदर, 500 ml। पर तुम अगर जोर से सांस लो, गहरी सांस लो, एक बार लेकिन फिर से एक और बार ट्राई कर सांस लेने का, तो जो हो जाता है वो हो जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एक्स्ट्रा तुम एयर अंदर पुल कर सकते हो वो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पर मिनट के हिसाब से ये जो है ये 25, ये एक्स्ट्रा कितना हो सकता है,
2500 ml to 3000 ml हम एक्स्ट्रा एयर को इनटेक कर सकते हैं फोर्सफुली अगर इंस्पायर करें। सिमिलरली अगर मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं, इंस्पिरेटरी मतलब फोर्सफुली इंस्पायर करके जोर से सांस लेके, गहरी सांस लेके, वैसे अगर हम लोग गहरी सांस छोड़े, फोर्सफुली एक्सेल करें, तो क्या हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो 1000 टू 1100 ml होता है। ठीक है, थोड़ा कम होता है। जब हम फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो हमारी कैपेसिटी टू इनहेल इज मोर, बट एक्सहेल करने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि तुम कितना ही लंग्स को कोलैप्स कर सकते हो, राइट? लंग्स को तुम पूरा कोलैप्स नहीं कर सकते, बट जब हम ज्यादा फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो हमारी कैपेसिटी, हमारे जो मसल्स है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर की तरफ जाएंगे, तो थोड़ा सा ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ये होता है लॉजिक इसका। अभी रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेसिडुअल मतलब कुछ रह जाना। क्या रह गया है? जब भी तुम एक्सहेल करते हो तो तुम्हारे लंग्स के अंदर कितना एयर रह जाता है? जब तुम फोर्सफुली एक्सहेल करते हो, उसके बाद जो एयर रह जाता है उसको बोलेंगे रिजर्व वॉल्यूम। ये जो एयर है हमेशा तुम्हारे लंग्स के अंदर रहेगा ही। दिस विल रिमेन इन योर लंग्स, एंड दिस, ये नंबर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, तुम नंबर अगर याद करते बैठ रहे हो तो फिर अलग बात है। अगर तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है, तुम्हें याद रह जाती है चीजें, प्लीज। अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो सकते हैं, तुम्हें नंबर ऑलरेडी याद हो, पर एक होता है ना कि रिलेशन याद रखो कि कौन सा ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखो कि अगर तुमने एक्सपायर किया, मतलब फोर्सफुली एक्सपायर किया, तो इतना वॉल्यूम तुम ज्यादा अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हो, तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम है, थोड़ा सा ज्यादा है। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम थोड़ा, रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है, जो एयर हमेशा तुम्हारे लंग्स के अंदर रह ही जाएगा, चाहे तुम कितना भी फोर्सफुली उसको निकालने का ट्राई करो, वो है तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम। नाउ इन जो सारे टर्म्स है, कौन कौन से टर्म्स है देखो। टाइडल वॉल्यूम, जो तुम्हारा नॉर्मल एयर जो तुम इनहेल करते हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब अगर तुमने फोर्सफुली इनहेल किया तो कितना एक्स्ट्रा एयर तुम इनहेल करोगे। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुली एक्सहेल किया तो कितना रिजर्व वॉल्यूम एक्सहेल करोगे। और हो गया तुम्हारा रेसिडुअल वॉल्यूम। इन सब के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग कैपेसिटीज को कर सकते हैं। ये क्या हो गया? वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ कीप इन योर लंग्स और एक्सहेल फ्रॉम योर लंग्स। बट कैपेसिटी जो हो गई वो क्या है कि तुम्हारी लंग्स की कैपेसिटी कितना, वो अलग अलग कैपेसिटीज के टर्म्स में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम। इस सारे केसेस में हम क्या मैक्सिमम की कहीं ना कहीं बात करेंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम तुम कितना एयर इनहेल कर सकते हो। तो एक तो हो गया तुम्हारा रिजर्व वॉल्यूम, जो तुम्हारी बॉडी में रहेगा, उसको रखो साइड में। ठीक है, कितना तुम इनहेल कर सकते हो उसकी बात हो रही है। तो नॉर्मली तुम कितना इनहेल कर रहे हो? 500 ml। बहुत ज्यादा जोर से सांस ली तो कितना एक्स्ट्रा? 25 टू 300 ml। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, टीवी प्लस आईवीआर, आईआरवी, सॉरी आईवीआर नहीं, आईआरवी, वो हो जाएगा तुम्हारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी फिर क्या होगा? कितना तुम नॉर्मली एक्सपायर कर रहे हो वो तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम होगा। जितनी सांस लोगे नॉर्मली उतना ही एक्सेल भी करोगे। 500 ml इनहेल, 500 ml एक्सेल, प्लस कितना तुम फोर्सफुली कर सकते हो वो तुम्हारा हो जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ये था इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, फोर्सफुली प्लस नॉर्मली तुम्हारा इंस्पिरेटरी वर्सेस एक्सपिरेटरी दे देगा। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है कि जो तुम्हारे बॉडी में रह जाए एयर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब नॉर्मली जब तुमने एक्सहेल किया तो तुम्हारी बॉडी में कितना कैपेसिटी ऑफ एयर, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया। तो देखो, नॉर्मल एयर कितना रह जाएगा? एक तो हो जाएगा तुम्हारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब बहुत जोर से जो तुम सांस छोड़ते हो तो जो एक्स्ट्रा एयर बाहर जाती है वो रह जाएगा जब तुम नॉर्मली सांस छोड़ रहे हो। प्लस तुम्हारे बॉडी में कुछ सांस जो बहुत एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद भी रह जाए वो। तो ये जो है फोर्सफुल एक्सपिरेशन से जितना बाहर जाता है, और एक जो है वो हमेशा रह ही जाता है। इन दोनों को मिला के हमें क्या मिल जाएगा? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान के पास जब वो एक्सहेल करता है तो उसके पास कितना रह जाता है। याद रखो, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद वाला है। थोड़ा सा तुम भी इसको पॉज करके समझने का ट्राई करो। इजी है समझना, डिफिकल्ट नहीं है। जब ऐसे मैं बता रही हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, समझने का इजीली ट्राई करो। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि एक पर्सन ने बहुत जोर से सांस, मतलब बहुत गहरी सांस छोड़ी है, उसके बाद वो कितना एयर अंदर ले सकता है। ठीक है, अब वो कितना एयर लेगा, ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा छोड़ा है वो तो अंदर आ ही जाएगा, प्लस जो नॉर्मली वो लेता है बॉडी के अंदर टाइडल वॉल्यूम वो तो आएगा ही। ठीक है, प्लस अगर तुमने बहुत जोर से मतलब एक्स्ट्रा सांस ली है तो आईआरवी। तो फंक्शनल, सॉरी, वाइटल कैपेसिटी, मैक्स टू मैक्स कितना तुम इनहेल कर सकते हो?
तुमने एक बहुत गहरी सांस छोड़ी, तो वो सांस तुम वापस लोगे। जो नॉर्मली तुम एयर लेते हो वो तुम अंदर लोगे, और तुमने बहुत तेज सांस ली, फिर से अगर फोर्सफुली इनहेल किया तो वो एक्स्ट्रा वाला एयर भी आ जाएगा। ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम कि तुम कितना सांस इनहेल कर सकते हो, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जो फोर्स करके जो बाहर निकालता है वो अंदर आएगा, जो नॉर्मली अंदर आता है सांस उतना अंदर आएगा, और जो इनहेल तुम जोर से कर रहे हो उसकी वजह से जो आएगा वो आएगा। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि तुम्हारे लंग्स के अंदर कितना एयर मैक्सिमम रह सकता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। गहरी सांस लेने के बाद कितना एयर तुम्हारे लंग्स के अंदर रह सकता है। अभी कैसे होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हो गई जो तुम्हारे बॉडी के अंदर हमेशा ही रहेगा, तुम्हारे जो एक्स्ट्रा सांस छोड़ने के बाद जो निकाल सकते हो वो भी एक रहेगा, तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम भी रहेगा, और तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा। तो ये क्या है, कुछ एयर जो हमेशा इस लंग के अंदर रहता है, ये भी रह सकता है, नॉर्मली रहता है, पर फोर्सफुली एक्सहेल करो तो निकल जाता है, तो वो भी रहेगा। टाइडल वॉल्यूम जो एयर तुम यूजुअली अंदर लेते हो और जो एक्स्ट्रा लेते हो। रिजर्व वॉल्यूम हमेशा तुम्हारे लंग्स के अंदर रहता है। अब वो क्यों रहता है, वो एक्चुअली इसलिए रहता है क्योंकि डिफ्यूजन जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन जब एक स्लो प्रोसेस है तो हमें क्या चाहिए कि लंग्स को इनफ टाइम मिले कि डिफ्यूजन प्रॉपर्ली हो जाए, जितना हमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना है उतना हम कर पाए। तो अगर सोचो हर बार तुम इनहेल करके जब एक्सहेल करते हो सारी की सारी हवा अगर बॉडी के बाहर चली जाए तो तुम्हें इनफ टाइम नहीं मिलेगा कि तुम उस एयर से ऑक्सीजन को ले पाओ। इसलिए तुम्हारे बॉडी क्या करता है, कुछ एयर को हमेशा अंदर रखता है ताकि उससे जितने टाइम के अंदर तुम एक्सहेल इनहेल कर रहे हो थोड़ा एयर हो जिससे ऑक्सीजन तुम्हारा बॉडी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करता रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है। ये हम कहाँ पे देखने वाले हैं, तुम्हारे लंग्स के अंदर और तुम्हारे ये बॉडी टिश्यूज के अंदर कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा हार्ट का भी फिगर ड्रॉन है। हार्ट का जो फिगर है ये हम लोग बाद में भी समझेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी करेंगे, जो इस चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखिए देखो क्या क्या फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि कितना डिफ्यूजन है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है बॉडी के अंदर, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हमने क्या देखा, एल्वियोलाई के अंदर एयर आता है और डिफ्यूजन के थ्रू उससे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर जाता है। इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तुम्हें ऑलरेडी पता है बट लिख दे रही हूँ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई टू लो जाएगा, कहां से कहां जाएगा, हाई टू लो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहां हाई है वहां से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जहां लो है वहां पे ऑक्सीजन मूव करेगा, वाइस वर्सा फॉर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी सेम रहेगा। तो कभी भी जो डिफ्यूजन का रेट है, रेट मतलब कितना फास्ट डिफ्यूजन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुमने सांस ली उससे मैक्सिमम ऑक्सीजन तुम अंदर अपने बॉडी के अंदर ले पाओ, तो उस पर क्या क्या फैक्टर्स है जो इस चीज को डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने क्या बोला, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन है और बाहर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है तो जल्दी से ऑक्सीजन अंदर आएगा, रेट क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। एंड वाइस वर्सा भी है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और बाहर बहुत कम है, जल्दी से आएगा। इसीलिए जब पॉल्यूशन नहीं होता है तो बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो तुम अच्छे से ब्रीथ कर पाते हो, तुम्हें अच्छा फील होता है क्योंकि ऑक्सीजन इजीली अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर जा रहा है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता है, पॉल्यूशन उस चीज को डिस्टर्ब करता है, याद रखो। फिर आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब जब ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड के अंदर गया तो ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगा जिससे फिर कार्बन हीमोग्लोबिन जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैटर करता है। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, सॉल्युबिलिटी किसकी हाई है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसपे डिपेंड करता है बट ऐसा नॉर्मली रहता है। ठीक है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी किसी किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है। कुछ जगहों पे इसकी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बेटर होगी, कुछ जगहों पे कार्बन डाइऑक्साइड की बेटर होगी। बट कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ब्लड में यूजुअली बेटर इसलिए होती है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट। तो इसीलिए कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो जो तुम्हारा टिश्यू होता है, टिश्यू में जो है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वर्सेस ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे
एक जो है वो अंदर जाएगा ब्लड के, एक है जिस ब्लड से बाहर आएगा। हम देखेंगे इस चीज को, याद रखो। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, अब देखो डिफ्यूजन हो रहा है मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है, मेम्ब्रेन अगर बहुत थिक है तो डिफ्यूजन धीरे धीरे होगा क्योंकि बहुत सारे लेयर्स को पास करके जाना होगा। बट अगर मेम्ब्रेन थिन है, बहुत पतला है, तो डिफ्यूजन जल्दी होगा क्योंकि बहुत लेयर्स नहीं है जिसको क्रॉस करना है। तो जहां पे भी तुम चाहते हो डिफ्यूजन अच्छे से हो, वहां पे तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मेम्ब्रेन तो थिन होना चाहिए, इजी सी बात है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस अच्छा होना चाहिए, जिस गैस को तुम डिसॉल्व करना चाह रहे हो। थर्ड, तुम्हारा प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि लंग्स एंड टिश्यू में हो क्या रहा है। देखो ये तुम्हारा किसको शो करे, एल्वियोलाई को शो करे। अगर तुम देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, मतलब हर एक गैस का जो है प्रेशर वो कितना है। देखो partial pressure of oxygen is 104 मिलीलीटर इन पर एच। तो बेसिकली तुम्हारा प्रेशर का ये यूनिट है, ठीक है। अभी 104 है ऑक्सीजन का एंड 40 है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से इसको किसकी तरह भी तुम रीड कर सकते हो, कंसंट्रेशन की तरह भी तुम इसको समझ सकते हो। तो ऑक्सीजन जो है तुम्हारे एल्विलाई में ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है। जितना ज्यादा गैस होगा उतना ज्यादा उसका प्रेशर होगा। अगर तुम देखो तो तुम्हारे जो एल्विलाई में जो ब्लड आ रहा है वो कौन लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके आता है। ये होता है तुम्हारा डीऑक्सी ब्लड। कैसा होता है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो मूव कैसे होगा, तुम्हारे ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर। उल्टा हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। इस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है, एल्विलाई में ज्यादा है, तो एल्विलाई से ब्लड के अंदर आता है। जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वो कौन लेके जाता है, तुम्हारा पल्मोनरी वेन लेके जाता है। पल्मोनरी वेन इस ब्लड को कहाँ पे लेके जाएगा, तुम्हारे हार्ट के अंदर। सो ये जो तुम्हारा ब्लड है ये कहाँ पे आया है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे एंटर करता है, तुम्हारे ऊपर वाले चेम्बर में। देखो ऊपर वाले चेम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम, बट ये वाला जो एट्रियम है वो कहाँ पे, तुम्हारे लेफ्ट साइड में है। तो ये कौन सा एट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट। नीचे वाले चेम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल, और ये तुम्हारे लेफ्ट में है तो फिर लेफ्ट हो जाएगा। एंड सेम चीज रिपीट होगी, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, जगह ज्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा धीरे कम लिख रही हूँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। हुआ क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है वो कहाँ पे है, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू तुम्हारे बॉडी के टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। अभी जो ब्लड आ रहा है वो कैसे ऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है 95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, कितना है 40 है, ठीक है। ये जो ब्लड है टिश्यू में आया और टिश्यू में आने के बाद क्या हुआ कि उल्टा होने वाला है, ठीक है। अब टिश्यू में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि टिश्यू क्या करे, सेल्स क्या करे, तुम्हारे ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फिर तुम्हारे ब्लड के अंदर जाने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है, और ऑक्सीजन जो है तुम्हारे ब्लड से टिश्यू में आने लगता है, ठीक है। ये किसके क्रॉस हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्रॉस हो रहा है। फिर तुम्हारा ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, जिसका मतलब क्या, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया और डीऑक्सीजनेटेड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तुम्हारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से सॉरी मैंने लेफ्ट लिख दिया फिर से, सॉरी इसको क्या होगा, ये तुम्हारा लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, तुम्हारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में जाएगा, पूरा प्रोसेस फिर रिपीट होगा, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, तीन चीजें जो मैंने ऑलरेडी बोला। प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है, जो हमने यहाँ पे पूरा देखा, अलग अलग प्लेस में क्या अलग अलग कंसेंट्रेशन है, उससे अलग अलग प्रेशर बनता है, उसकी वजह से जो गैस का डिफ्यूजन है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मैंने ऑलरेडी बताया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस किसमें ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम है, बट अलग अलग प्रोसेस फिर भी होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में एक फिगर गिवन है। देखो मेम्ब्रेन जो है जिसके अक्रॉस डिफ्यूजन हो रहा है, जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, 3 लेयर्स है। कितने लेयर्स है इसमें, 3 लेयर्स है। कौन सी 3 लेयर्स है, सबसे पहले तुम्हारा एल्वियोलाई का जो है स्क्वायमस एपिथेलियल लेयर है।
स्क्वामस एपिथेलियल एक पतला एपिथेलियल मतलब सरफेस का एक टिश्यू होता है जिसको एपिथेलियम बोलते हैं, वो एक है तुम्हारा। और उसका क्या होगा फिर, वो एक सिंगल सेल थिक होता है, उसका क्या होगा, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे रहता है। सिमिलरली ये तुम्हारा क्या है, कैपिलरी है। कैपिलरी का भी जो वॉल है वो किसका बना है, एक सिंगल सेल का बना हुआ है पूरा जो लेयर है, और ये क्या एंडोथेलियम का है, ठीक है, एंडोथेलियम लेयर है। इसका भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। तो तीन लेयर होगी, एक हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम फर्स्ट, फिर क्या हो गया तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकंड, और फिर हो गया एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, मतलब एंडोथेलियम का जो ब्लड कैपिलरी का वॉल है वो हो गया थर्ड। तीन लेयर के अक्रॉस क्या हो रहा है तुम्हारा, डिफ्यूजन हो रहा है। पर तीन हमने लग रहा है कि तीन लेयर है, बट ये तीन लेयर बहुत कम है, 1 मिलीमीटर से भी कम इसका थिकनेस होता है, तो इजी डिफ्यूजन हो सकता है। ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नाउ गैसेस फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, ठीक है, ये हमें देखना है। देखो, जो गैस है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मीडियम यूज होता है, ब्लड होता है। ब्लड तुम्हारा मेन कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है तुम्हारे ब्लड वेसल्स के थ्रू। अभी 97% ऑफ जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट कौन है ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट करता है, आरबीसीज। 90% आरबीसीज मेन प्लेयर है इसमें। कुछ 3% जो है ऑक्सीजन वो किस फॉर्म में होगा, डिसॉल्व फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, डिसॉल्व फॉर्म, कुछ अबाउट 3%। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है अबाउट 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाता है जब ये डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 70% है। कुछ अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% जो है वो कौन लेके जाता है, आरबीसीज लेके जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज में इधर लिख रही थी, वो कौन लेके जाते हैं, आरबीसीज लेके जाते हैं। किस फॉर्म में लेके जाते हैं वो हम देखेंगे, अबाउट कुछ 20 to 25%, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही कम परसेंटेज, अबाउट 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में है। डिसॉल्व मतलब ऐसे बस गैसेस डिसॉल्व है, ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म प्लाज्मा में बेसिकली तुम्हारा अबाउट 7%। तो अगर मैं देखूं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आरबीसी। मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा के थ्रू। तो ये क्या है, कुछ फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। अब अगर मैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखूं ज्यादा डिटेल में, कौन है मेन जो कि इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हीमोग्लोबिन। कौन है मेन, हीमोग्लोबिन। बेसिकली एक बड़ा सा प्रोटीन है जिसके बारे में हमने देखा था, इसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, अगर तुम्हें याद हो पहले वाले लेक्चर्स में से। तो हीमोग्लोबिन जो है वो किसके अंदर है, तुम्हारे आरबीसी के अंदर है, ठीक है। एक है क्या, नहीं, मल्टीपल है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन इसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, 4, ठीक है। सो each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ कितना बाइंड करता है, क्या वो परमानेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, नहीं, इट्स अ रिवर्सिबल बॉन्ड जो बनता है, ठीक है। और इसका जो बाइंडिंग है, ये जो बाइंडिंग है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितना अच्छा बाइंडिंग हो किस पे डिपेंड करता है, बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, बट और भी कुछ कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि तुम्हारे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे भी डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत। प्राइमरी तो ये है, ये जो है तुम्हारा मेन है, प्राइमरी रीजन है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो फिर बाइंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिवली रिस्पॉन्ड वो करता है, इफेक्ट करता है। एंड फोर्थ है टेम्परेचर। ये जो तीनों है ये इनका क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, नेगेटिव, मतलब अगर ये ज्यादा होंगे तो फिर जो बाइंडिंग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इसका क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव, मतलब ये अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाइंडिंग ज्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। तो तीनों चारों फैक्टर्स है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पॉजिटिव इफेक्ट है, ये सारे क्या करते हैं, नेगेटिव, मतलब कम करते हैं। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है अच्छा बाइंडिंग होगा, पर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो बाइंडिंग कम होगा।
अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहाँ पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पे ज्यादा बाइकार्बोनेट बनेगा, और वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो इसीलिए वहां पे हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का बाइंडिंग अफेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, वहां पे वो रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को। वही तो हमें चाहिए, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है हम वहीं पे तो ऑक्सीजन देना चाहते हैं बॉडी के अंदर, राइट। टेम्परेचर भी जहाँ पे ज्यादा है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ कम बाइंड करेगा। तो ये जो तुम्हें फिगर दिख रहा है, एक इंपॉर्टेंट फिगर है, इससे क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है ये तुम्हें क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व दिखा रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कितना इजीली डिसोसिएट होता है, ठीक है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर या फिर मतलब एसोसिएट होता है, वो भी तुम बोल सकते हो, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, ज्यादा हीमोग्लोबिन बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। पर एक लेवल के बाद सारी हीमोग्लोबिन के साथ कोई ना कोई ऑक्सीजन बाउंड होगा, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, प्लेटू होने लगता है। एक मैक्सिमम लिमिट है जो रीच होती है, ठीक है। कितना है ये, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। जैसे जैसे सारी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब बाउंड है, पहले से बाइंड कर लिया है, अगर 100% ने बाइंड कर लिया है, सारे हीमोग्लोबिन ने बाइंड कर लिया है, तो फिर क्या और इंक्रीज होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो प्लेट्यू हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तुम्हारे एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन एच भी लिख रही हूं मैं, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, अच्छे से बाइंड करेगा, ठीक है। बट जब मैं टिश्यू में जाऊंगी, टिश्यू में जाने के बाद क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। एल्वियोलाई में दो तीन फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, टेम्परेचर भी कम है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कम है। टिश्यू में सब कुछ उल्टा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, टेम्परेचर यूजुअली ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे बॉडी का टेम्परेचर एल्वियोलाई में तो फिर भी एयर आ रही है, राइट। फिर यहाँ पे हाइड्रोनियम H प्लस आयन है, उसका भी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके साथ ज्यादा बाइंड करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एल्वियोलाई में अगर मैं देखूं, ये किस पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड कर रहा है। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, सॉरी माय बैड, कम है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या बाइंड करेगा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नहीं, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, ठीक है। बट टिश्यू में अगर मैं देखूं, टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, ठीक है, उसको रिलीज नहीं करता, उसको बाइंड करता है। ये हो गया हीमोग्लोबिन क्या करता है। इसमें एक और एंजाइम है जिसका काम आता है, जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये दो जगह पे प्रेजेंट होता है। तुम्हारे आरबीसीज में तो प्रेजेंट होता ही है, पर ये तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी होता है। किस में ज्यादा होता है, मोर इन आरबीसी, लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो रिएक्शन है एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं टिश्यू में देखूं, अगर मैं देखूं कहाँ पे, अगर मैं टिश्यू में देखूं, तो टिश्यू में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो रिएक्टिंग साइड में क्या हो रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसलिए रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। एंड इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन है, ठीक है, बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, H2CO3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, एंड फिर वो क्या फॉर्म करता है, HCO3 माइनस प्लस H प्लस, हाइड्रोनियम आयन का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। बट ये टिश्यू में हो रहा है, बट एल्वियोलाई में क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस होने क्या वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू ब्लड, मूव्स इनटू ब्लड, ठीक है, एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा। एल्वियोलाई में इसका उल्टा चल रहा है, एल्वियोलाई में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इसकी वजह से रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा जाएगा। रिएक्शन रिवर्स होगा मतलब जो तुम्हारा बाइकार्बोनेट डिसॉल्व होकर फॉर्म हो रहा है
उससे उल्टा जाएगा और तुम्हारा जो बाइकार्बोनेट है सी विल फॉर्म तुम्हारा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसकी वजह से हो क्या रहा है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जा रहा है। किसमें रिलीज हो जा रहा है? इनटू ब्लड, ब्लड से सॉरी फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई, फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वेलाई। एंड रिजल्ट ही होगा, ठीक है। पहले रिएक्शन से बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर वो डिफ्यूजन के थ्रू एल्वेलाई में एंटर कर जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, at the tissue site where the partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, basically carbon dioxide बन रहा है, carbon dioxide diffuses into blood, carbon dioxide blood के अंदर जाता है, RBCs और प्लाज्मा में जाता है and forms bicarbonate and H plus ion, ठीक है। बाइकार्बोनेट और H plus ion फॉर्म करता है। ये तुम्हारा कार्बोनिक एसिड था, यहाँ पे तुम्हारा किधर गया, ये तुम्हारा क्या था? कार्बोनिक एसिड था, जो कि बेसिकली बाइकार्बोनेट और H plus ion बनाता है। At the alveoli site where the partial pressure is low, alveoli में partial pressure low है, the reaction proceeds in the opposite direction, उल्टा होगा कहाँ पे? alveoli में। forward कहाँ पे होगा? टिश्यू में, ठीक है। कहाँ थे हम? proceeds in the opposite direction leading to the formation of carbon dioxide and water. Thus, carbon dioxide trapped as bicarbonate at the tissue level is transported to the alveoli. जो ये तुम्हारा बाइकार्बोनेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर वो एल्वेलाई में डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज हो जाएगा। होपफुली तुम्हें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के जो फैक्टर्स है वो क्लियर है, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है वो चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इतनी सी स्टोरी थी। अभी हमें क्या देखना है कि ये चीजें रेगुलेट कैसे होती है, हमारा बॉडी कैसे रेगुलेट करता है। कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब वो कब होता है? तुम्हारी बॉडी को कैसे पता कि तुम्हारा ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम जानबूझ के सांस ज्यादा तेज ले रहे हो, तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो, बॉडी अपने आप ही तेज कर देता है सांस को, राइट। तो बॉडी को कैसे पता चलता है कब तुम्हारा बॉडी रिलैक्स करता है और ब्रीदिंग रेट को डिक्रीज करता है? इसमें कुछ जो है न्यूरल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है? न्यूरल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। हम अच्छे से अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या होता है देखो, इसमें तुम्हारा जो न्यूरल सिस्टम है इसमें दो तीन चीजें हैं जो इन्वॉल्व है। न्यूरल सिस्टम के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारे मेड्यूला में होता है। मेड्यूला के अंदर देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बेसिकली तुम्हारे रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने वाला एक सेंटर, रिदम सेंटर एक रहता है। ये क्या करता है? तुम्हारे रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। अगर ये एक्टिव है तो तुम्हारा रेस्पिरेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा जनरली, ठीक है। अब ये एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है तुम्हारे पॉन्स में। पॉन्स मतलब तुम्हारे बॉडी के एकदम तुम्हारे ब्रेन के एकदम सेंटर में एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं पॉन्स। इसमें एक होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक एक तुम्हारा सेंटर रहता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो भी क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? जाके तुम्हारे मेड्यूला को कंट्रोल करेगा, उसको मॉडरेट करने में हेल्प करेगा। क्या करने करेगा? मॉडरेट करने में हेल्प करेगा, इसको कम करने में हेल्प करेगा। तो जो तुम्हारा पॉन्स वाला सेक्शन है वो क्या करेगा? इसको रेगुलेट करेगा। अब होता क्या है, जब तुम्हारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से तुम्हारे बाइकार्बोनिक ये जो एसिड है कार्बोनिक एसिड, उसका भी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा। और बाइकार्बोनेट का जो लेवल है तुम्हारे बॉडी में, हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है, हाइड्रोजन आयन का, प्रोटॉन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो तुम्हारी बॉडी इन सारी चीजों को क्या करती है? सेंस करती है। अलग अलग तरीकों से इसको सेंस करती है। कुछ तरीके होते हैं जैसे एरोटिक आर्च होता है, उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स है जो इन लेवल को वो करते हैं, रीड करते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है। कैरोटिड आर्टरी में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब तुम्हारी बॉडी को पता चलता है कि इनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो तुम्हारा बॉडी क्या करेगा? रेस्पिरेशन का रेट, रेस्पिरेशन का जो रेट है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगा। तुम जोर जोर से सांस लोगे, क्यों? ताकि ऑक्सीजन तुम ज्यादा एक्वायर कर पाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल पाओ, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। बट जब तुम रेस्ट कर रहे हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करेगा? रेस्पिरेशन के रेट को कम करेगा, बॉडी को जाके बोलेगा कि इसको थोड़ा कम करो, रेस्पिरेशन के रेट को कम करो, ठीक है। इसको देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे बताया गया। A specialized center present in the medulla region called the respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation. किस regulation? पूरे respiration के regulation के लिए. Another center present in the pons region of the brain
called pneumotaxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center. तो जो पॉन्स वाला रीजन है वो मेडुला के रीजन जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसको कंट्रोल कर रहा है. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय ऑल्टर द रेस्पिरेशन रेट. तो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देंगे, ठीक है. तो उससे क्या होगा, तुम धीरे धीरे सांस लोगे तो तेज तेज हो जाएगा, ठीक है. अब क्यूमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड इन द एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन. तो तुम्हारा बॉडी देखो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा बॉडी किसको सेंस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को एंड हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को. अगर इन दोनों का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है तुम्हारी बॉडी क्या कहते हैं, जोर जोर से इट ब्रीथ्स फास्टर, ताकि तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का मौका मिले एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का मौका मिले. ये पूरा तुम्हारा है सेंस, ठीक है. रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, एरोटिक आर्च में एंड कैरोटिड आर्टरी में, जो तुम्हारे ब्लड को लेके जाते हैं ब्रेन में. इन जगहों पे क्या है, रिसेप्टर्स है जो क्या सेंस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन को. तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है, दो सेंटर है जिसके थ्रू इसको रेगुलेट करती है. जो सिस्टम्स है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है. क्या है, इंटर रिलेटेड. चलो आगे बढ़ते हैं. लास्ट है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. 3 सिंपल से डिसऑर्डर्स है जो हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले है एस्थमा. एस्थमा में क्या होता है, जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा म्यूकस, अलग अलग टाइप के एस्थमास होते हैं, पर तुम्हारा जो रेस्पिरेशन है वो अफेक्टेड होता है, ब्रीदिंग अफेक्टेड होता है. काफी बार तुम्हारा जो ट्रैकिया है उसमें म्यूकस का लेयर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एरिया है जिसके थ्रू एयर अंदर आ रहा है वो डिक्रीज हो जाता है. इसकी वजह से विजिंग होती है. तुम्हारा ब्रोंकाई क्या है, इन्फ्लेम्ड है, ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेम्ड है, सो म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है. इसको ऐसा होता है, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं. एम्फीसीमा जो है वो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें तुम्हारा एल्वियोलाई अफेक्टेड होता है. एल्वियोलाई का जो लेयर है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से नहीं हो पाता और ब्रीदिंग अफेक्ट होती है. इससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है क्योंकि तुम्हें एल्वियोलाई में डैमेज है. ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या होता है, अगर कोई पर्सन है वो ऐसे एक एरिया में काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उसके वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और अस्थमा लाइक सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं. अस्थमा लाइक सिम्टम्स दिख सकते हैं. लंग्स में डैमेज हो सकता है क्योंकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो जाके लंग्स में सेटल हो जाते हैं, एल्वियोलाई में सेटल हो जाते हैं. इसलिए हमें क्या करना होता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को वेयर करना होता है ताकि ये सारी चीजें जो पार्टिकल्स है एंटर ना कर पाए. ये हो गए तुम्हारे डिसऑर्डर्स, ठीक है. रेस्पिरेशन डिसऑर्डर्स क्या है वो समझना है. रेगुलेट कैसे होता है, पॉन्स में कौन सा सेंटर है, तुम्हारे मेडुला में कौन सा सेंटर है, वो किस चीज को सेंस करके तुम्हारे बॉडी के रेट को कैसे करेंगे. ये एक लॉजिकल चीज है, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो विल योर रेस्पिरेशन रेट गो अप और डाउन. तुम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे ये बताओ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है तो रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ये चीज एक बार रिवाइंड करके देखो मैंने क्या बताया और उस चीज को मुझे आंसर करके बताओ. छोटा लेक्चर है ये. लास्ट हमें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एक्चुअली 2 क्वेश्चन आए, एक मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, एक हम सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड करेंगे जहाँ पे हम ये जो तुम्हारा कर्व है इसको देखेंगे, ठीक है. जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिसोसिएशन कर्व है हीमोग्लोबिन के साथ वो हम देखेंगे, बट अभी हम इस चीज को नहीं देख रहे, एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं. तो देखो ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है इस चैप्टर से, इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकते. चैप्टर तुम एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, तुम्हें ये याद रहेगा एक ऐसा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन तुम करो मॉक टेस्ट से, ठीक है. मैच द फॉलोइंग फीचर्स टू द एनिमल्स व्हिच देयर इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन. अब ये जो है ना क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का भी है, एनिमल किंगडम का भी है, तो इंटर रिलेटेड है. लेट्स सी. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वर्सेस क्लोज. ओपन में तुम्हें याद है कि क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं होते, सीधा ब्लड तुम्हारे सारे ऑर्गन्स के थ्रू पास करता है. क्लोज में ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड तुम्हारे ब्लड वेसल्स के थ्रू ही फ्लो करता है. अर्थवर्म एंड मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स. मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं और वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमें वो देखना है. अर्थवर्म है, नेफ्रीडिया एंड कॉकरोचेस, ठीक है. तो ये थोड़ा मिक्स्ड टाइप का है, हमें देखना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है. देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, किसमें क्या होता है, कौन से में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हमें ये समझना है. तुम लोग पहले पॉज करके एक बार आंसर को लिखो, ठीक है. अब आंसर बताओ क्या होगा. देखो ये जो है थोड़ा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. इस चैप्टर से इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि आईआईटी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस वो थोड़ा अवॉइड करता है. तो देखते हैं वो होगा क्या. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है, देखो 2 टाइप से हमारे पास, ओपन एंड क्लोज. अब वो कौन 2 ऑर्गेनिजम्स है, एक अर्थवर्म और एक कॉकरोच. किस में क्या होता है, देखो आर्थ्रोपोड्स में अगर तुम्हें याद है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वर्सेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम.
क्लोज्ड होगा तुम्हारे अर्थवॉर्म में, एंड ओपन किस में होगा? तुम्हारे कॉकरोचेस में। ठीक है, उसके बाद जो अर्थवॉर्म है उसमें दो तुम्हारे टाइप के स्ट्रक्चर्स है, नेफ्रीडिया एंड मिल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। ये जो है तुम्हारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मिल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इंसेक्ट्स में होता है, तो 4 एंड इसमें 5। ठीक है, सो 1 6 एंड 4, 1 6 एंड 4 एक ग्रुप में होना चाहिए। 2 अर्थवॉर्म कौन सा है? 3 एंड 5। तो तुम्हारा कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? बी वाला। ठीक है, 1 4 6 2 3 5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा फैक्चुअल है। ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें याद होने चाहिए इन ऑर्डर टू आंसर दिस। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, 2018 में आया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो 2019 में, मैं भूल रही हूँ। बट एक क्वेश्चन आया जो पार्शियल तुम्हारा ये डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड है, जो सिग्मॉइड शेप का, इस शेप का बनता है। बट वो क्वेश्चन आज हम नहीं देख रहे, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके हम देखेंगे इसको। ठीक है, सो जैसे तुम देख पा रहे हो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट अगर तुम चैप्टर वाइज मॉक अगर करते हो, बायोलॉजी वाले सेक्शन में जाके इस चैप्टर का मॉक लगाते हो, देखो जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें तुम्हें बहुत टाइम नहीं देना है। उन चैप्टर्स में तुम्हें करना क्या है कि उन चैप्टर्स को एक बार तुम्हें अच्छे से देख लेना है, उसके बाद जाके उसके क्वेश्चंस करने हैं। जब हम रिवाइज करेंगे, देखो अपने पास क्या है, चैप्टर वाइज मॉक तो है, तो उससे तुम्हें एक बार रिविजन हो गया है। बट फिर से जब क्यूमुलेटिव टेस्ट आएंगे, स्ट्रेटेजिक टेस्ट आएंगे, तो इन चैप्टर से क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर उससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, राइट। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो रिविजन है वो हो जाएगा। बार बार जाके इस चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझना जरूरी है। हम किसी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा हम एम्फेसिस दे सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से तो लग नहीं रहा है, बट इससे बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस, रिलेशन टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आईआईटी में, तो उन पे तुम्हें ध्यान देना है, चैप्टर को एक बार अच्छे से समझना है। जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना, वो तुम्हें इसी चीज में हेल्प करेगी। तो मैं इसीलिए इसको इतना स्ट्रांगली रेकमेंड करूँ, क्योंकि ये तुम्हारा एक्चुअल रिविजन में हेल्प करेगी, एक्चुअल स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, स्पेशली ऐसे टाइम पे। ऐसे टाइम पे तुम्हें सीबीटी मोड में जाके टेस्ट देना है, अपनी एक्यूरेसी देखनी है, किस क्वेश्चन में तुमने किस तरीके का टाइम और किस तरीके की गलती की है, कितना टाइम स्पेंड किया है, ये सारी चीजें तुम्हें एनालिसिस मिलेगा तुम्हें। ठीक है, सीबीटी मोड में जाके क्लास पे का जो पूरा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है उसको दो, रिविजन प्रॉपरली करो, ताकि तुम्हारा एक स्ट्रैटेजिक वे में रिविजन होता रहे, प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट जाके लो और इस चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज करो। आज के लिए इतना ही रहेगा, शॉर्ट चैप्टर था। एंड people who are having self doubt, let me tell you, you guys can still do it। स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एक डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो। तुम लोग अभी भी कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट होपफुली तुमने प्रिपेयर किया है, तो कहीं तो है तुम्हारी प्रिपरेशन। जीरो भी अगर है तो भी तुम्हारे पास टाइम है। देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग अप। गिव अप करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी मेहनत करनी है। जितने भी दिन बचे हैं, 30 डेज 35 डेज जो भी बचा है, उसमें तुम्हें अपना बेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। बट अगर तुमने एक स्मार्ट प्रिपरेशन की तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन गारंटीड है, क्योंकि सिर्फ एंड मोमेंट पे किसी भी डायरेक्शन में प्रिपरेशन से नहीं काम चलेगा। तुम टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रॉपर गाइडेंस को लो, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको समझो। मैंने पहले से ही बोला है, बायो में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैंने उनके साथ स्टार्ट किया है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कवर हो चुके हैं। तो उन लेक्चर्स को जाके देखो, प्रॉपरली मॉक टेस्ट दो। चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनका प्रिपरेशन तुम्हारा फुल होना चाहिए, इसीलिए चैप्टर वाइज मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास पे ने उसको उसी तरीके से बनाया है, याद रखते हुए कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रैंडम क्वेश्चंस नहीं है तुम्हारे मॉक टेस्ट में, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई है, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन उस लेवल पे हो पाए। अच्छे चैप्टर्स का, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मॉक टेस्ट जाके प्रॉपरली दो। इस टाइम पे स्ट्रैटेजी के साथ अगर तुम प्रिपेयर करते हो तो यू कैन स्टिल डू दिस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट।